के साथ चलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ? शूद्र जाति के तुम, तुम्हें जाति पाति के बंधन नहीं है? अरे बंधन टुकड़ा है, हमारी बराबरी करता है। समझता क्या है तो अपने आप को? चार किताबें क्या पढ़ ली तो क्या चार बदल गई तेरी? आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो क्या आप भी लिखेंगे ऐसी किताबें? हाँ लिखूंगा। और आपने लिखी तो क्या मुझे पढ़कर सुनाएंगे? देखा? हाँ, अब सिखाऊंगा। क्या? लिखना पढ़ना। किसको? है तुम्हें? क्या? सब कुछ। क्या? एक दिन क्या हुआ, मैं घर की साफ सफाई कर रही थी, सारी किताबें निकाली थी। अब घर की साफ सफाई तो करनी चाहिए ना, तभी शेख जी आए वहाँ। अरे अरे अरे, मेरी सारी किताबें क्यों निकाली तुमने? क्यों? घर की साफ सफाई नहीं करनी क्या? सावित्री, देख, जिन किताबों को मैं पढ़ रहा था उसका पन्ना खो गया ना। लो, आपका पन्ना। अरे कौन सा था पन्ना? हाँ? अब मैं क्या जानू कौन सा था पन्ना, लेकिन है क्या इतने किताबों में? अरे ये सब चरित्र है। ये देख, ये शिवाजी महाराज का चरित्र, ये उनकी तस्वीर। हाँ? और ये वॉशिंगटन का चरित्र है, ये उनकी तस्वीर। किसकी? ये शिवाजी तो अपना था, हाँ। लेकिन ये दूसरा कोई परदेसी लगता है। अरे परदेसी हो या कोई अपना घर का, उसने काम किया हो अच्छा, तो उसने अपना जीवन कैसे बिताया, उसका बर्ताव कैसा था, उसके विचार क्या थे, ये सब पढ़ना जरूरी है। सिर्फ पढ़कर आप ये सब जान जाते हैं? जानने की कोशिश करता हूँ। अब ये भी देख, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन की किताब है। इसमें इंसान के अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, सबके बारे में अच्छे से लिखा है। आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो क्या आप भी लिखेंगे ऐसी किताबें? हाँ लिखूंगा। और आपने लिखी तो क्या मुझे पढ़कर सुनाएंगे? हाँ। शेख जी ने हाँ कहा, और वैसे तो मैं शांति ऊपर से, पर मन ही मन में बड़ी खुश हो गई थी। इस कमरे से उस कमरे में, इस दरवाजे से उस दरवाजे की तरफ झूमू नाचू ऐसे लग रहा था। शेख जी रोज मुझे पढ़कर सुनाते थे, पढ़ते पढ़ते अपने अनुभव बताते थे। हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में जो फर्क है, ख्रिस्ती धर्म इंसान के बारे में क्या सोचता है, जात पात मान लेने से कैसे बखेड़े खड़े हो जाते हैं। क्या क्या बोलते थे, बहुत कुछ सुनाते थे। मैं तो मेरे पंच प्राण कानों में लाकर सुनती थी। कहाँ से सीखा इन्होंने ये सब? मेरा पति बड़ा ही गुणवान है। दिन गुजर रहे थे, एक दिन शेख जी उनके किसी ब्राह्मण मित्र के शादी में गए और घर लौटे वही संतप्त होकर। क्या समझते क्या ये लोग अपने आप को? क्या हुआ? अरे एक तरफ शादी की धूमधाम, बारात निकली है, और ये ब्राह्मण बड़बड़ करने लगे, ये यानी कि मैं उनके साथ कैसे चल रहा हूँ। एक ब्राह्मण तो आगे आकर बोलने लगा, ब्राह्मणों के साथ चलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ? शूद्र जाति के तुम, तुम्हें जाति पाति के बंधन नहीं है? अरे बंधन टुकड़ा है, हमारी बराबरी करता है। समझता क्या है तो अपने आप को? चार किताबें क्या पढ़ ली तो क्या चार बदल गई तेरी? अरे अंग्रेजों का जमाना आया तो कुछ भी करने की मुँह मिल गई तुम लोगों को। चल हट यहाँ से, ऐसे कहा उसने बीच रास्ते में। पर आपने क्या कहा? क्या कहता सावित्री, तुम्हें पता चला मेरी जात पात के बारे में? पर आपने उन लोगों को समझाया क्यों नहीं? अरे क्या समझाता? उतने में दरवाजे से ससुर जी आगे आए, कहने लगे, ज्योति, हम शूद्र जाति के हैं, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते आप? जो सच है वो मान लो बेटे। धर्म की बात हो या सामाजिक बात, वो हमेशा हमसे ऊपर ही रहेंगे। तुम्हें कोई दंड न करते हुए ही वहां से हकाल दिया, यही उनका एहसान है हम पर। किसका एहसान, किसने किया और किसके ऊपर? पेशवाई के जमाने में अगर ये बात होती ना, तो तुम्हें विद्रोही ठहराकर दंड ही दिया जाता। चल जाता, सह लेता मैं दंड, लेकिन कुछ भी नहीं सुनूंगा। यहाँ कोई भी आएगा, हमें कुछ भी बोलेगा तो क्या सब सुनना पड़ेगा? अरे हमें अपना स्वाभिमान है कि नहीं? हम भी तो इंसान ही आखिर। वो बहुत गुस्सा हुए, ससुर जी वहां से चुपचाप चले गए।
अजी, आप तो गुस्से से कांप रहे हैं, शांत हो जाइए। ऐसे ही शांत हो जाओ सावित्री। अरे बाहर वालों ने न छाड़ा तो आप अभी मुझे ही समझा रहे हैं। ससुर जी आपके जैसे पढ़े लिखे नहीं है। हाँ लेकिन क्या होगा सहन नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही चली जाएगी ना। अजी, ऐसा मत कहिए। नहीं बोल सावित्री, मैं नहीं सहूंगा ये सब। और सच्चाई के लिए अन्याय के विरुद्ध में तुम तो कम से कम मेरा साथ दोगी ना। हाँ हाँ, जरूर दूंगी। मैं आपकी पत्नी जो हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सावित्री, इन्होंने बहुजन समाज को हमेशा विद्यार्जन से दूर रखा। क्यों? क्योंकि खुद का वर्चस्व रहना चाहिए। स्वार्थी कहीं के अरे जनता सीखेगी तो अकलमंद नहीं बनेगी। अपने स्वार्थ के लिए जनता का, धर्म का, सबका नुकसान किया इन्होंने। ये भेदभाव पूछने पेशवाई के जमाने में चरम सीमा तक पहुंचे और इसी वजह से अंग्रेज यहाँ घुस सके। सावित्री, इन सब पर एक ही उपाय है, निसमझी गई जनता को शिक्षित करना। अरे भेदभाव मिटाने का शिक्षा यही एक उपाय है। तो यही तय हुआ, दिन दुखियारों को सिखाना। हाँ हाँ, मतलब आप सिखाइए, मैं देखूंगी, आपके लिए खाना बनाऊंगी। पर शेठ जी तो अपने ही विचारों में मगन थे, जैसे कि मैं वहां हूं ही नहीं। उनके सामने तो बस एक ही ध्येय था, सिखाना सिखाना और बस सिखाना। कुछ दिन के बाद शेठ जी अहमदनगर चले गए। नगर में तो सदाशिव गोवंडे जी रहते थे। शिक्षा का प्रसार एक ही ध्येय उनके मन में था। गोवंडे जी इन्हें लेकर किसी क्रिस्ती पाठशाला में गए। वहां कोई फरार नाम की मैम सिखाती थी। यस, ये गए पूछने क्या क्या सिखाने का, कैसे सिखाने का। तो मैम सब बोलने लगी, स्ट्रोइंग गाल का सेंचर, यानी कि माजी होती है और सीखेगी जो पूरा गाल सीखेगा, नहीं तो नहीं। और आप तो अपनी पत्नी को पढ़ाते तक नहीं, ये बहुत बुरी बात है। बस उनके मन में तो वही एक बात घुस गई, हर किसी ने अपनी पत्नी को पढ़ाना ही चाहिए। उस दिन भी घर लौटे वही पार्टी पुस्तक पेंसिल लेकर। मैं खाना बनाकर चूल्हा साफ कर रही थी, ये आए और आते ही मुझे पुकारने लगे, सावित्री, सावित्री। हाँ हाँ आ रही हूँ, रोटी सब्जी भी तैयार है। अरे रोटी सब्जी छोड़ो, तुम आओ जल्दी से। बोया, बोया, बोया। आज क्या हुआ क्या है शेठ जी को? हाँ हाँ, क्या अरे देख, देखा? हाँ अब सिखाऊंगा। क्या? लिखना पढ़ना। किसको? है तुम्हें क्या? सब कुछ। क्या? मुझको पढ़ना आएगा? अब पढ़ते हैं वैसे, लिखना आएगा? शेठ जी ऐसे? वो हंसने लगे। उन्होंने पार्टी ली और उस पर लिखा शेठ जी और कहा लो दोहराओ इसे। तो शर्माई गई। बोया बोया बोया, कैसा पति है मेरा, कह रहा है दोहराओ इसे। अब धीरे धीरे मैं पढ़ने लगी, मैं लिखने लगी। पहले शेख जी मुझे पढ़कर सुनाते थे, लेकिन अब एक एक वाक्य, शब्द, अक्षर मेरे लिए जीवित हुए थे। कुछ दिन बीते और ससुर जी उनसे कहने लगे, ज्योति, हाँ, वैसे तो हमें पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं है और तू सावित्री को पढ़ा रहा है। हाँ बा, वो भी तो इंसान ही है ना। हाँ, पर औरतों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं है बेटे। औरत पढ़ेगी तो वो चंचल बनती है, दुष्ट होती है, अभिचारी बनती है। हाँ बा, सावित्री पढ़कर साबित करेगी कि ये सब झूठ है। पर औरत पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाती है। अब देखते होती या नहीं? और ऐसा हुआ तो हम किसकी तरफ देखेंगे? जानबूझकर जहन की परीक्षा क्यों ले रहा है? ये परीक्षा होनी चाहिए, वरना सच क्या झूठ क्या कैसे पता चलेगा? पर बेटे, ससुर जी आगे कुछ न कह पाए और वहां से चले गए। और उन्हीं दिनों बुधवार
कुमारपेट में भिड़े जी की हवेली में निचली जात की लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली गई और सब तरफ एक ही कोहराम मच गया। अजी अब तो शूद्र ही नहीं, शूद्रों की लड़कियां भी पढ़ने लगी। ये तो सरासर अनीति है, अनीति। समय बदल रहा है और क्या। छे! अरे समय तो अपने आप चल रहा था और पाठशाला भी चल रही थी। और ऐसे में अण्णा साहिब चिपळूणकर जी की हवेली में लड़कियों के लिए दूसरी पाठशाला शुरू हो गई। केशवराव भवारकर, जगन्नाथ सदाशिव, कृष्ण शास्त्री चिपळूणकर, विष्णु शास्त्री पंडित, ऐसे सब थे कार्यकारी कमेटी में। विष्णुपंत फट्टे नाम का बामन तब पाठशाला में पढ़ाता था, लेकिन लोगों ने तो उसे भी परेशान करना शुरू कर दिया। डर गया ना वो मास्टर जी, उसने तो पाठशाला आना ही छोड़ दिया। उस दिन शेठ जी घर लौटे वही चिंता में डूबे हुए, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अजी मिल जाएगा दूसरा मास्टर जी, मिल जाएगा दूसरा मास्टर जी। हाँ, लेकिन तब तक पाठशाला को बंद नहीं रख सकते। लेकिन ये लोग मन के इतने कच्चे कैसे होते हैं। अब होता है कोई कोई मन का कच्चा, सब सहन करना पड़ता है। सावित्री, हाँ पर तुम तो नहीं हो मन की कच्ची। नहीं, मैं आपकी पत्नी जो हूँ। हाँ, तो कल से तुम ही चलो पाठशाला में। किस लिए? अरे 4 किताबें पढ़कर सुनाओ, सब तो कुछ तय हो जाएगा। नहीं, सावित्री, नहीं तो क्या तुम नहीं पढ़ा सकती? मेरी बात पूरी होने के पहले ही वो बाहर चले गए, भवारकर जी के यहाँ। उन दोनों में क्या बातें हुई पता नहीं, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह फरमान निकल आया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पाठशाला जाना है। हाँ? मैं ना तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ भी नहीं कह सकती। पूरी तरह डर गई थी। अजय आज तक कभी घर के बाहर नहीं निकली हूँ और अब पाठशाला जाकर कैसे पढ़ाऊं? अब भी लिखना पढ़ना जान रही हूँ तो क्या बालिश से समझो अपने आप को। पर काम रुक जाएगा और मैंने शेठ जी की बात कैसे टालूं? मन की तैयारी करनी होगी। हाँ, करनी होगी मन की तैयारी। मन की तैयारी की होगी, मन से घर के बाहर कदम रखा, पर मन थक थक करने लगा। मैं नीचे देखकर चल रही थी, साथ में शेठ जी भी थे, पर कोई औरत काम के लिए घर के बाहर निकले ऐसा वो जमाना नहीं था। लोग हमारे आगे पीछे चलने लगे, हमें घूर घूर के देखने लगे। कौन है वे औरत? सर पर पल्लू और चल रही है छमक छल्लो। फूले नहीं, कौन औरत अगली क्या? मेरे पाँव खिसकने लगे, मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, उछलने लगी। लोग बहुत ही हमारे आगे पीछे चलने लगे। जैसे पाठशाला पास आ गई तो सब लोग समझ गए कि मैं पाठशाला जा रही हूँ और सारी पूना में ये वार्ता फैल गई। फूले अपनी पत्नी को सिखाने के लिए पाठशाला लेकर आया, ये तो सरासर अधपतन हो गया। अब एक शूद्र स्त्री पाठशाला में सिखाने लगेगी। भगवान, भगवान कैसे होगा संभव? और पाठशाला पहुंचते ही सामने 4-5 लड़कियां देखकर मेरी जान में जान आ गई। उनसे कहा, बच्चियों, पाठशाला में पढ़ाने का आज मेरा पहला ही दिन है। कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मुझे आता है वो आपको बताने के लिए आई हूँ। आज तक बड़ मायके के पास शेख जी के साथ की थी और कुछ तो बोल सकी। तो सुबह ये पाठशाला और शाम को घर में पाठशाला में कैसे पढ़ाया जाता है ये सीखने की मेरी पाठशाला शुरू हो गई। मैं जब पाठशाला में सिखाने के लिए जाती तो लोग खिड़की दरवाजे पर खड़े हो जाते, पूरी पूरी गालियां बकते। अब पाठशाला पहुंचते ही मैंने खिड़की दरवाजे सब बंद करना शुरू कर दिया। बंद कमरे में नीति बोध वाचन, हिसाब किताब, भौगोलिक जानकारी, मराठी का इतिहास पढ़ाना, ऐसे सब काम चल रहे थे। और बाहर शेठ जी महार मोची मांगू की बस्ती में जाते थे और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाते थे। एक शूद्र स्त्री पाठशाला में सिखाने लगी है, वहाँ भयंकर ज्यादा ही घमंड आने लगे छोटे लोगों में। अजी
औरत होकर इतना घमंड अच्छा नहीं है। इन लोगों को अभी नहीं ना कुचला तो ये लोग हमारे सर पर बैठेंगे। रांडे से। इस औरत को घर बिठाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत चर्चा, बहुत चर्चा। एक औरत सिखा रही है, मानो के जैसे जंग छिड़ गई है। लेकिन डरने से कुछ नहीं होने वाला। आज की तरह राजनीति से छूटने वाली ये पहेली नहीं थी। खुद को बहुत अक्लमंद समझने वाले रास्ते में छेड़छाड़ करने लगे। कोई बाजू से जाता था, थूकता था, थू। कोई सामने से आता था, खूंखारता था। अजी सीधी सादी शादीशुदा औरत में डर के मारे कांपती थी। एक दिन किसी ने कीचड़ फेंका मेरे ऊपर, तो एक बार किसी ने सीधे पत्थर मारा मेरे सर पर। एक दिन मेरे आगे पीछे 2-4 लोग इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से मुझे घेर लिया। क्या करूं? डर के मारे में कांपने लगी। जैसे तैसे हिम्मत की और ऊपर देखा और सूरज भगवान को प्रणाम करते हुए बोली, भगवान मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। भगवान आप सबको क्षमा करे, आप सबका भला करे। और मन में भगवान का और इनके नाम का जप करने लगी। चुपचाप सब लोग वहां से हट गए, लेकिन पाठशाला पहुंची तो भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और दूसरे दिन से शेठ जी ने मेरे साथ एक सिपाही देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने समाज के बंधन नहीं माने थे, धर्म के बंधन उखाड़ कर फेंके थे। इस वजह से पूना में गुस्से की लहर उठी थी। नहीं, कई लोग तो मानते थे कि मैंने राष्ट्र का अपमान किया है। अब एक औरत पाठशाला में सिखाने लगी है, इस वजह से पूना का माहौल क्यों बिगड़ने लगा? लेकिन आजकल तो किसी भी मामूली बात पर कोई भी संतप्त हो जाता है, अपनी आवाज उठाता है। लेकिन जब सच में जरूरत हो तब शांत रहता है, ये देखकर चिढ़ आती है। अब नहुजी बुआ मांग और अड़बा महल जैसे लड़कियों को पाठशाला में पहुंचाते थे, वैसे ही मुझे भी साथ देने लगे रास्ते में। अब पाठशाला के काम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता पेट, ये तालपेट, बुधवार पेट। घर का काम होने के बाद मैं पढ़ने बैठती थी, लिखने बैठती थी। मैं जब पढ़ने बैठती थी तो ससुर जी मेरी तरफ बस देखते ही रहते थे। उनके मन में क्या चलता था ये मैं जान नहीं पाती थी। एक रात ससुर जी का खाना होने के बाद बर्तन ढककर मैं पढ़ने बैठी तो ससुर जी दरवाजे पर जाकर ही खड़े हो गए। इनकी राह देखते बैठे। ये आए तो बहुत देर हो चुकी थी। पूरे गांव में जैसे अंधेरा फैला हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था। ये ससुर जी को जागते हुए देखकर बोलने लगे, आपा कितनी देर हो गई है, आइए सो जाइए। देर हो गई है ना, तो तू इतनी देर से आएगा तो मैं जागूं तो क्या हुआ? अब आपकी उम्र तो देखिए। उम्र की बात छोड़, तू क्यों अपने पीछे ये बला लगा रहा है? भला? हाँ बला। तुझे पाठशाला से निकाला था, वापिस दाखिल किया। यदि शायद मेरी गलती हो गई। इस घर में पैदा होकर तू पढ़ा तो पढ़ा, लेकिन अब तू सावित्री को भी पढ़ा रहा है। हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ। मुझे कुछ मत बता। समाज जिस बात के लिए मनाही कर रहा है वही बात तू कर रहा है। क्यों? किस लिए? अरे रोज बगीचे में मुझे मिलने के लिए लोग आते हैं। पहले तो सीधी तरीके से बातें किया करते थे, बाद में धाक फटकार की भाषा शुरू हुई और अब तुम्हारे हमारे पर उतर आए हैं लोग। अब आप किसने क्या कहा बताइए। नहीं, क्या करना है तमाशा बढ़ाकर? अरे कैसा तमाशा होगा? मैं जो काम कर रहा हूँ इसी दिन दुखियारे लोग जाग उठेंगे। जाग उठेंगे बाबा, जाग उठेंगे। लेकिन तूने मेरी बहू को चौखट के बाहर क्यों निकाला? क्या हुआ उसे? सावित्री पढ़ेगी, औरों को पढ़ाएगी, तभी तो हम बाकी औरतों से कह सकते हैं चलो उठो, सीखो, अपना दिमाग चलाओ। अरे क्यों चलाना है अपना दिमाग? हाँ? भगवान की इच्छा समझकर जो है वैसे ही जीना क्यों नहीं मान लेते तुम लोग? हम सर का बोझ बढ़ा रहे हो। हाँ मेरे लिए मेरा काम ही महत्वपूर्ण है।
अगर हम सब इंसान हैं तो एक श्रेष्ठ और एक कनिष्ठ क्यों माना जाता है? औरत को कम दर्जा क्यों देते हैं? और अब मेरा काम है मेरे लिए सब कुछ याबा, इसके आगे मैं कुछ नहीं सोच सकता हूँ। देख, ये काम काम की बात ना तू मुझे मत बता। तू कर तुझे जो करना है, पर मेरी बहू को बाहर मत लेके जा। हवा देख, तेरे साथ बहस नहीं करता, क्योंकि तू जो कहता है वो सच भी लगता है। पर जब चार लोग मिलते हैं ना बाहर, तब दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अब मेरी जान चली जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन अब मैं काम नहीं बंद कर सकता, वरना समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। ज्योति, ज्योति, तू कर तुझे जो करना है। हाँ, पर सावित्री भी अपना काम चालू ही रखेगी। एक बार रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। अब नहीं रुक सकते। ज्योति, ज्योति, क्या करूं रे मैं? मेरे जैसा बाप आखिर कर ही कह सकता है। ओखली में सच बैठा हूँ, ऊपर से बस बस घाव ही घाव पड़ रहे हैं। ज्योति, ज्योति, आज भी बाहर लोगों को जबान देकर आया हूँ। एक तो वो दोनों पाठशाला का काम छोड़ देंगे, या फिर घर। और तुझे कैसे कहूँ ये घर छोड़ दे? सावित्री को भी ऐसे कैसे कहूँ? पर ससुर जी आगे कुछ बोल न सके, वहां से चले गए। मैं तो रोने ही लगी। ढका हुआ खाना वैसे ही पड़ा रहा। वो और मैं रात भर आमने सामने बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जब मुर्गे ने मांग दी तब वो बोले, थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह उठकर घर छोड़ना है। कैसी नींद, कहाँ की नींद? सत्य सत्याशी मन केले ग्वाही, मानिया ले नाही बहुमता। अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था, फिर भी घर छोड़ा। इनके कुछ दोस्त, उनकी बीवियां ही हमारा साथ दे रही थी। उस्मान भाई शेख और फातिमा शेख, इन दोनों भाई बहनों ने कुछ दिन के लिए उनके घर में हमें रहने के लिए आसरा दिया। इंसान ही इंसान को गिराता है और इंसान ही इंसान को ऊपर उठाता है। अब तो क्या, हम ही हमारे और हमारे ही काम। कुछ दिन के बाद हम हमारे खुद के घर में रहने के लिए चले गए। हमारे घर में चर्चाएं होने लगी, काम बढ़ने लगा। महार मोची मांगों की बच्चियां भी पढ़ने लगी। विधवा औरतें और उनके बच्चों के लिए हमने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। हमारे घर का पानी का हौज हमने सबके लिए खुला कर दिया। शूद्राति शूद्रों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल भी खोला। सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जहाँ पे किसी भी जात बिरादरी के इंसान को आने की मनाही नहीं थी। इन सारे कामों के साथ साथ याद आती है उस वक्त की हजामों की हड़ताल। हाँ, उस वक्त हुई थी हजामों की हड़ताल, लेकिन कुछ और ही वजह से। आश्रम खोला था, फिर भी विधवा जवान औरतों का सर मुंडवाना बंद नहीं करता। इन औरतों का सर मुंडवाना बंद करेंगे भी कैसे? लोखंडे जी ने तब बहुत काम किया, हड़ताल उन्होंने ही करवाई, लेकिन ये सब हजाम क्या एक ही कंपनी में काम करते थे? सभा लेना कोई आसान बात नहीं थी। मैंने भी कुछ हजामों से बात की थी। देखिए, आम लोगों को औरतों के सर मुंडवाना बंद करना ही होगा। अगर काम पर किया तो खाना कौन देगा? तू? हाँ, मैं दूंगी। अब किस किस को खिलाओगी? जो होगा वो सब मिल बांट कर खाएंगे, पर आप लोगों को औरतों के सर मुंडवाना बंद करना ही होगा। अरे मैंने नहीं किया तो ये करेगा, इसने नहीं किया तो कोई और करेगा। इसीलिए सभी हजामों को एक साथ वस्त्र नीचे डालना होगा। सिर्फ पूना और मुंबई के हजामों को नहीं, तो गांव गांव के हजामों को भी। देखो, जिन औरतों को तुम मुंडी करते हो, उनको लगता है क्या उनके सर मुंडवाए जाए? अरे समाज को जो लगता है उसको करना पड़ता है। समाज की रीति हो इससे। कौन से समाज की? किस समाज ने बनाए ये रीति रिवाज? कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि आओ भाइयों, अपनी बहनों के सर मुंडवाओ, विधवा अगर मर जाए तो उसको जलाने से पहले मुंडी करो? ऐसा कहाँ के शास्त्रों में लिखा है? अब पढ़ने वाले तो ऐसा ही लिखा है। फिर तुम लोग पढ़ो लिखो। तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता तो कोई कुछ भी कहेगा तो वो सच मान लोगे क्या? हाँ? जिन औरतों को तुम मुंडी करते हो, उनके बाप, भाई, ससुर खुद अपने हाथों से उनके सर मुंडवाएंगे। मुंडवाएंगे क्या उनके सर?
कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू बोल रही वो ठीक भी लग रहा है, पर हाथ पाँव थर थर कांप रहे हाथ। और पुनः मुंबई नहीं तो जुन्नर भाई गमथड़ी से हजारों जन इकट्ठा हुए थे मुंबई में सभा के लिए। सबने अपने हाथ का वस्त्र नीचे रखा, खुद के पेट की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बहनों की विडंबना रोकनी चाहिए, जो नहीं थी उनके जात पात की धर्म की, पर विचारों के सर पर सब इकट्ठा आए हुए थे। ये थी जात पात स्त्री पुरुष संबंधों को पार करके समाज को दी हुई आवाज। जाग जाओ जी, जाग जाओ। आज भी कोई पुरुष स्त्री हकों के बारे में सोचना पड़े तो हिचकिचाता है, लेकिन तब ये सब हजाम नहीं हिचकिचाए। खुद का पेड़ भूखा रखकर औरत का हक मांगने वाला आज है क्या कोई पुरुष? अरे जाग गए समझने वाले शूद्र भी औरत के बारे में नहीं सोचते जो तब सोचा गया था। अरे कोई कुछ सीखता क्यों नहीं इससे? सीखना चाहिए सबने, हमेशा आंखें खुली रखकर।